सल्फर की कुछ मात्रा एक उद्दहन चम्मच में लीजिए और उसे गर्म करिए। यदि उद्दहन चम्मच उपलब्ध न हो तो आप किसी भी बोतल का धातु का ढक्कन ले सकते हैं। इसके चारों ओर एक धातु का तार लपेट दीजिए, जैसा कि चित्र 4.4 में दिखाया गया है। जैसे ही सल्फर जलना प्रारंभ हो तो चम्मच को एक गैस जार कांच के गिलास में ले जाइए। गिलास को एक ढक्कन से ढक दीजिए, जिससे बनने वाली गैस बाहर न जा सके। कुछ समय पश्चात चम्मच को हटा दीजिए। गिलास में थोड़ा जल डालिए और तुरंत ढक्कन को वापस ढक दीजिए। अब गिलास को भली भांति हिलाइए। विलयन का परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्र से करिए। तो ये आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जार है और ये उद्दहन चम्मच है, ये जार है। और अगर आपके पास ये चम्मच ना हो तो आप एक ढक्कन में इस तरह से तार बांधकर भी उद्दहन चम्मच बना सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें जो गैस इकट्ठा होगी उसको पानी डालकर विलयन बनाना है और फिर लिटमस पत्रों द्वारा उसका यहाँ पर परीक्षण आपको करना है। ये लिटमस पत्र से परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले पहले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस जल तो बनता है सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। ये सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ अम्लों और क्षारों के नाम याद करिए जो आपने कक्षा 7 में पढ़े थे। उनके नाम सारिणी 4.4 में लिखिए। उनमें उपस्थित धातु अथवा अधातु की पहचान करिए जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है। तो ये हमने देखा रासायनिक गुण में। अब हम देखते हैं कि जल के साथ क्या अभिक्रिया होती है। आइए देखें धातु और अधातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किस धातु को? सोडियम धातु को। यह अगर खुला रहे तो ये वायुमंडल की ऑक्सीजन और जल के साथ क्रिया कर लेता है और विस्फोट कर सकता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्रियाकलाप 4.5। एक 250 ml का बीकर कांच का गिलास लीजिए। इसे आधा जल से भर लीजिए। अब सावधानी पूर्वक एक छोटा सोडियम का टुकड़ा काटिए। फिल्टर पत्र का उपयोग कर इसे सुखा लीजिए और फिर रुई के छोटे टुकड़े में लपेट लीजिए। रुई में लिपटे सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल दीजिए। सावधानी पूर्वक प्रेक्षण लीजिए। प्रेक्षण लेते समय बीकर से दूर रहें। जब अभिक्रिया बंद हो जाए बीकर को छूइए। अब आप क्या अनुभव करते हैं? क्या बीकर गर्म हो गया? विलयन का लाल और नीले लिटमस पत्रों से परीक्षण कीजिए। विलयन अम्लीय है या क्षारीय है? तो ये सोडियम की जल से क्या अभिक्रिया होती है हमें ये बताएगा, और जो विलयन बनेगा वो अम्लीय है या क्षारीय है ये हमें पता चलेगा। आपने देखा कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते। उदाहरण के लिए आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। कौन सी धातु? फास्फोरस। फास्फोरस से वायुमंडल ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। जिस तरह सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, उसी तरह फास्फोरस धातु को जल में रखा जाता है।
ये अधातु है, फास्फोरस धातु नहीं अधातु है, तो इसलिए इसे किस में रखा जाता है, जल में रखा जाता है। अब अम्लों से अभिक्रिया, आइए देखें धातु और अधातु अम्लों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं। तो परख नली के मुंह को अपने चेहरे से दूर रखिए। परख नली पकड़ने के लिए परख नली होल्डर का प्रयोग करिए। अर्थात हम जब अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं या उनसे कोई हम क्रियाकलाप करते हैं तो उस हमारे चेहरे को हमें उनसे दूर रखना चाहिए। कोई भी गैस निकल सकती है और वो हमारे चेहरे को नुकसान पहुंचा सकती है। नमूने पृथक पृथक परख नलियों में लीजिए और उन्हें ए, बी, सी, डी, ई और एफ से चिन्हित कर दीजिए। ड्रापर की सहायता से प्रत्येक परख नली में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए। अभिक्रिया का सावधानीपूर्वक परीक्षण करिए। यदि ठंडे विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती तो परख नली को हल्का गर्म कीजिए। प्रत्येक परख नली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। यही क्रियाकलाप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर दोहराइए और अपने प्रेक्षणों को तालिका में लिखिए। क्या धातु और अधातु अम्लों से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं? परख नली के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली लाने पर कुछ में पॉप ध्वनि क्यों उत्पन्न हुई? आपने पाया होगा कि अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसीलिए पाप की ध्वनि उत्पन्न होती है, जो पाप की ध्वनि के साथ जलती है। आपने देखा कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता, परंतु वह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। अभी हमने अम्लों के साथ अभिक्रिया देखी, अब हम क्षारों के साथ अभिक्रिया देखेंगे। क्रियाकलाप देखेंगे। एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन उसकी 3-4 टिकिया 5 ml जल में घोलकर बनाइए। इसमें एक एल्यूमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालिए। एक जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुंह के निकट लाइए और ध्यान से प्रेक्षण लीजिए। पाप ध्वनि क्या दर्शाती है ना, ये आप चित्र में देख रहे हैं कि ये इस तरह से अलग अलग परख नलियों में या बीकर में भरे हुए हैं और इसको यहाँ पर क्रियाकलाप किया जा रहा है। ठीक है। पाप ध्वनि क्या दर्शाती है? पहले की तरह पाप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं और अधातु की क्षारों से अभिक्रिया जटिल है। विस्थापन अभिक्रियाएं। कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया वाले क्रियाकलाप को याद करिए जो आपने कक्षा 7 में किया था। आइए उस प्रकार की कुछ अभिक्रियाओं को देखें। तो अगला क्रियाकलाप हम देखते हैं। 100 मिलीलीटर के 5 बीकर लीजिए और उन्हें ए, बी, सी, डी, ई चिन्हित कर दीजिए। प्रत्येक बीकर में लगभग 50 ml जल लीजिए। प्रत्येक बीकर में दर्शाए पदार्थों में से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर घोल लीजिए। ये प्रत्येक बीकर में अलग अलग घोल आपको लेना है। ये यहाँ पर जो दर्शाया है उसके अनुसार कॉपर सल्फेट है ना, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, उसके अनुसार आपको घोल लेना है। बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रखा रहने दीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में रिकॉर्ड करिए। आप विभिन्न बीकरों में क्या परिवर्तन देखते हैं? आपने पढ़ा कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। अभिक्रिया को निम्न से प्रदर्शित किया जा सकता है। कॉपर सल्फेट और जिंक से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है।
आप इसी प्रकार बीकर बी में होने वाली अभिक्रिया को लिख सकते हैं। बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता था। इसी प्रकार बीकर डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता था। क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम है। अर्थात ये कौन सी अभिक्रिया हुई? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। परंतु क्यों? जब बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है तो बीकर सी में कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकता? यदि याद रखिए, विज्ञान मनमाना नहीं होता, यह तथ्यों पर आधारित निश्चित नियमों का पालन करता है। और यहाँ नियम यह है कि जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है ना? कौन अधिक क्रियाशील है? जिंक कॉपर और आयरन की अपेक्षा। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकता। अब आप समझ सकते हैं कि बीकर डी और ई में विस्थापन अभिक्रिया क्यों संपन्न नहीं है। क्या आप जिंक, आयरन और कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु के क्रम का अनुमान लगा सकते हैं?